बच्चों हम लोग देखेंगे कोलरॉस लॉ, जो कि जेई एडवांस और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इसका कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैंने ये एनोड लिया और ये कैथोड लिया और यहाँ पे Na+ का 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया, तो Na+ कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो इसके इधर की ओर मूव करने की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस जनरेट होगा, जिसको हमने बोल दिया लैम्डा Na+, और ये मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी कंडीशन पे ही सेम सिचुएशन में हमने दूसरी जगह लिया Cl- को, और ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसकी वजह से जो मोलर कंडक्टेंस जनरेट हुआ वो ये बोल दिया। अब क्या किया हमने कि दोनों का ही 1 मोल का 1 मोलर सोल्यूशन, फिर 1 मोल Na+ का भी इसी में रख लिया और Cl- का भी इसी में रख लिया। ये मान लो पहले x था और ये कितना था, y था। तो अब Na+ यहाँ वापस जाएगा इधर और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगा उसको हमने बोल दिया लैम्डा m Na+ NaCl। ये क्या x + y के बराबर होगा, क्योंकि उतने ही मोल यहाँ पे है, Cl- के भी उतने ही मोल हैं। तो क्या इसकी वैल्यू x + y के बराबर होगी, तो एक्चुअल में आंसर है इसकी x + y के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपने इन दोनों को सेम कंटेनर में रखा है, सेम सिचुएशन में रखा है, तो जो Na+ है और Cl- क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये Na+ के इधर जाने की चाहत कम होने लगी और इस Cl- के इधर जाने की टेंडेंसी कम होने लगी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ गया। तो जो नेट फ्लो होगा आयंस का वो रिलेटिवली जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, x + y से कम है। लेकिन आप क्या करिए, इसमें खूब सारा पानी डाल दीजिए, खूब सारा इतना डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए कि ये पूरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसा हो जाए। तो क्या होगा कि Na+ और Cl- में जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत पुअर हो जाएगा। Na+ और जो Cl- में जो इंट्रैक्शन है वो बहुत पुअर हो जाएगा। मतलब Na+ और Cl- को एक दूसरे की खबर ही नहीं है। तो Na+ अपना आसानी से मूव करेगा, Cl- अपना मूवमेंट शो करेगा, उनको Na+ और Cl- का एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये NaCl का जो मोलर कंडक्टेंस है वो Na+ और Cl- के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में हो तो हम नहीं बोल सकते। तो हम ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब तभी हो सकता है, मतलब Na+ और Cl- में कोई इंट्रैक्शन ना हो तभी हो सकता है जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, इनफाइनाइट डाइल्यूटेड हो, या फिर आप बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, 0। जैसे आप AgCl है, आपको पता है कि AgCl को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो फिर क्या होगा, Ag+ और Cl- दोनों का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है, तो उस सोल्यूशन को भी आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, उसमें 1 मोलर NaCl डाल दिया, 1 मोलर NaCl ले लिया, तो 1 मोलर NaCl इज नॉट इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। इनफाइनाइट डाइल्यूटेड मतलब बिल्कुल से ऑलमोस्ट उसका जो क्या कहते हैं, उसमें बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, और एक उसमें बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए Na+ और Cl-। और उसमें अगर आप पानी फर्दर ऐड करते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके लैम्डा m में। लैम्डा m क्या है, मैंने ग्राफ में आपको समझाया हुआ था, ग्राफ ऐसा ही था ना, ये था ये। तो ये वाला जो पॉइंट था इसी को हम बोलते हैं लैम्डा m इन्फिनिटी। ये जो आपका जिस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो, 0, उस कंडीशन के लैम्डा m को हम बोलते हैं। अब ये क्या है, जो मैंने पॉइंट्स बोले उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ions move freely, so movement of ion in solution does not depend on presence of its coion in solution, है ना।
और ये लॉ है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एक आयंस का दूसरे आयन से इंटरेक्शन ऑलमोस्ट जीरो जैसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जो कोलरॉस लॉ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte at infinite dilution is sum of molar conductivity of its constituent ion। ये है आपका कोलरॉस लॉ। क्या कहना चाहता है, स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो HCl का मोलर कंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा एम H प्लस के, ये छोटा लैम्डा है और ये बड़ा लैम्डा है। बड़ा लैम्डा हम कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करते हैं और छोटा लैम्डा यूज़ करते हैं आयंस के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये केस का मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? H प्लस के मोलर कंडक्टेंस और Cl माइनस के मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा, है ना। और अगर आपने ये बोल दिया NaOH, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस इज प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस बोल सकते हो, है ना। इसी तरह आप बोल सकते हो कि मान लो यहाँ पे हम FeCl3 ले लें, तो इसको हम क्या लिखते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटी Fe प्लस 3, और यहाँ पे 3 मोल आएंगे तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl माइनस लिख सकते हैं, है ना। और जैसे कि मान लीजिए K2SO4 आ गया, यहाँ पे m लिख देते हैं K2SO4, तो K2SO4 को कैसे लिखोगे? लैम्डा एम इन्फिनिटी पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन इसलिए 2 लैम्डा एम इन्फिनिटी और सल्फेट आयन लिख देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना है कि जो कोलरॉस लॉ है वो दोनों के लिए वैलिड है ना। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको लिख लेना है कि ये वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ना। तो आप ये लिख सकते हो। मान लीजिए आपने कोई दूसरा ले लिया, एक जनरल सॉल्ट ले लीजिए, AX/BY ले लीजिए, तो इसका हम कैसे लिखेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ A, चार्ज क्या होगा? Y प्लस होगा, है ना। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? X का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी और B, और यहाँ पे फिर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? B कितने? Y है ना, तो यहाँ पे Y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लिखना हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट लिखना है AX/BY का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है, तो फिर आप क्या लिखोगे? लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी AY प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी B माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। प्रूफ तो कर ही लोगे इसको, अभी कर देंगे इसका प्रूफ ये कैसे हुआ।
बट एज ए रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना। इसका प्रूफ मान लीजिए आपसे कहा गया कि हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, दूसरा लेते हैं, लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, मान लीजिए Al2SO4 होल थ्राइस के लिए लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होगा, इस कंपाउंड का Al2SO4 होल थ्राइस का एन फैक्टर 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कैटायनिक चार्ज प्लस 3 × 2 है, और इसी तरह एनायनिक चार्ज भी -2 × 3 है, तो 6 ही है, मैग्नीट्यूड तो 6 ही है, तो इसका जो एन फैक्टर हो गया वो 6 हो गया। तो अच्छा, एक चीज़ आपको ये रिलेशन भी आपको बताया है मैंने, है ना, कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, राइट, ये बताया है ये रिलेशन तो आपको याद भी होगा, है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 लिख सकते हैं। अब इसको आप ब्रेक करिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब क्या हो बेटा, इसका मतलब क्या हो, इसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी Al+3, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा एम इन्फिनिटी सल्फेट आयन, लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये लिख ही सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, अब लैम्डा एम इन्फिनिटी को वापस इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखो, लैम्डा एम को क्या लिख सकते हो, एन फैक्टर इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो अब ये बताओ कि एल्यूमिनियम Al+3 का एन फैक्टर कितना है, 3 है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको क्या करोगे, 1/6 बाहर रहने दो, ये 2, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, तो ताकि अगर आपको कंफ्यूजन आए तो आप इसके बारे में अलग से सोचिएगा। 3 × लैम्डा ई क्यू Al+3 लिख ही सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी Al+3, है ना, और सल्फेट आयन का कितना होगा, 2 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी सल्फेट आयन। तो अभी देखिए टोटल कितना हो गया, 6, और 6 से आपने डिवाइड कर रखा, तो क्या हो गया, लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट Al+3 प्लस लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट सल्फेट आयन, और ये Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको पहले से याद है तो फिर आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन